हेलो बच्चों। तो आज हम लोग चलते हैं मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार, जो कि आपके क्लास 10वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और हम लोग सभी छात्र छात्राएं इस बात से अवगत हैं कि मानव का नेत्र मानव का नेत्र कितना इम्पोर्टेंट है। आज इस चकाचौंध की दुनिया को जो रंग बिरंग कलर से हम लोग देख पाते हैं, यह सिर्फ मानव के आँख का ही कमाल है। अर्थात हम कहें कि मनुष्य का ये जो आँख है, इन्हीं के कारण आज किसी भी व्यक्ति के जिंदगी का रंग का अहम भूमिका निभा सकती है। और इन तरह के सजावटें जो मनुष्य के द्वारा सजाई गई काल्पनिक फूल से जो हमें दिख पा रही है, वह हमें इनके अनुभव और अनुभूति और इनका आनंद हम लोग नहीं ले पाते हैं। तो चलते हैं कि मनुष्य का आँख, मानव नेत्र और रंग बिरंग संसार के बारे में हम लोग जानते हैं। इन चैप्टरों में जो इस चैप्टर का नाम रखा मानव नेत्र, तो इसका क्या रीज़न रहा होगा या क्या कारण रहा, हम इनके बारे में जानते हैं। और यह किन रूपों में हम लोग का एग्ज़ाम में आएगा या आते रहता है, वह हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के माध्यम से। इस चैप्टरों में कौन से क्वेश्चनों को पूछा जाता है, वह भी हम लोग जान। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन क्या है और क्या कैसे जानना है। तो हम लोग देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन ही है हम लोगों का। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या अभिप्राय, मतलब से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है, यह क्वेश्चन हमें दिया गया है। इन क्वेश्चनों को हम लोग जानते हैं या बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हमने लिखा है कि मानव को दूर तथा पास की वस्तुएं पूर्णतः देखने के लिए नेत्र एक सुयोजित करने पड़ते हैं। इस प्रकार की मानव में अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिससे वह अपनी फोकस की दूरी और कोण को क्या करती है, सुयोजित कर लेती है, जो कि ये समंजन क्षमता के नाम से जाना जाता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि किसी वस्तु को देखने के लिए अपने आँख को समावेशित करना, अर्थात अगर कम लाइट है तो हम अपनी आँख को थोड़ा सा फैला लेते हैं, और जब अधिक लाइट है तो आँख को सिकुड़ लेते हैं। वही बात यहाँ है कि फोकस दूरी को समायोजित करना, ये हम लोग का कहने का अभिप्राय यही है। चलिए, अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है। निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति, ओके ठीक है, जिसको कि 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी हुई वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता है, जो कि इस दोष को दूर करने के लिए वह बैक के लिए प्रयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार की होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि उस व्यक्ति को जो दोष है, वह दोष को संशोधित मतलब ठीक करने के लिए इस व्यक्ति को देख सके, वह कितने डायोप्टर की यूज करेगा या कौन सी लेंस का यूज करेगा, जो कि वह क्या हो सके, लेंस किस प्रकार की होनी चाहिए जो कि वह दिखाई देना चाहिए। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष है, इस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष, देखिए निकट दृष्टि दोष, तो निकट वाले को क्या लगता है, आप लोगों को पता है कि निकट वाले में
अवतल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंसों का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कहता है कि मानव, कह रहा है कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर स्थित बिंब तथा निकट स्थित नेत्र की कितनी दूरी पर होनी चाहिए। मतलब जिसको हम क्या कहते हैं, एक समान दृष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? समान दृष्टि के नाम से जानते हैं। तो समान दृष्टि वाले नेत्र के लिए फोकस दूरी क्या होनी चाहिए उसकी? तो देखिए, अनंत दूरी पर इसकी निकटतम बिंदु जो होना चाहिए वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। जो इस चैप्टर में महत्वपूर्ण है वही सारी चीज़ों को हमने लिखा है, जो कि आपको आराम से, अब एग्ज़ाम का टाइम आ गया है, कौन सी प्रश्न को पढ़ें और कौन सी प्रश्न को नहीं पढ़ें, इन सारी दुविधाओं वाली बातों को हम बताने का प्रयास किए हैं। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अंतिम पंक्तियों में बैठी किसी विद्यार्थियों को श्याम पाठ पढ़ने में कठिनाई है। इसका मतलब है कि कोई क्लास में बैठे हुए पढ़ने और पीछे वाले में जो बैठा हुआ है ना, उसको पीछे वाले बच्चे को बोर्ड सही तरह से, अपने क्लास का जो बोर्ड है वह नहीं दिखाई दे पा रहा है। तो इस विद्यार्थी को किस प्रकार की दोष से पीड़ित है, जो इस प्रकार संशोधित चश्मों का प्रयोग होगा वो हमको बताना होगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखती है और दूर की वस्तु नहीं दिखती है। उल्टा होता है, निकट दृष्टि दोष कहा जाए तो नज़दीकी ही दिखेगा और दूर का नहीं दिखेगा। अगर दूर दृष्टि कहा जाए तो दूर की वस्तु दिखेगी और निकट की वस्तु नहीं दिखेगी। तो पीछे में बैठा है तो पीछे में बैठने वाले छात्र क्या होंगे? बोर्ड से दूर होंगे। जब बोर्ड से दूर होंगे तो उस व्यक्ति को क्या होगा? निकट दृष्टि दोष, क्योंकि इसमें उल्टा होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? मायोपिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मायोपिया के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसको उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस, किसका प्रयोग करना होगा? उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। नहीं, उत्तल नहीं, ये निकट दृष्टि दोष न है तो अवतल का प्रयोग करना होगा। ओह, मिस्टेक हो गया। देखिए सर, अब आगे की ओर अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने के लिए विभिन्न प्रकार और विभिन्न दूरियों पर रखी हुई वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। तो ऐसा हो जाने पर क्या कारण है? तो देखिए, आपको एक वैकल्पिक प्रश्न के द्वारा दिया गया है। तो क्या हो सकता है? जरा दूरदृष्टता, सामान्यता, समंजन, निकट दृष्टता और दीर्घ दृष्टता। ये हमसे क्वेश्चन दिया हुआ और हमसे पूछ रहा है। देखिए, मानव अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित है, तो इसमें सीधी सी बात है कि क्या हो जाएगी मेरी? समंजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समंजन हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हम लोग का कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे आप क्या कहते हैं? तो देखिए, जिस भाग पर मनुष्य का, मतलब आँख, मानव के आँख का क्या कर रहा है? प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब जो बनता है वह देखिए कॉर्निया पर, परितालिका पर, या पुतली पर, या दृष्टि पटल पर। तो हम आपको एक बार बात बता देते हैं, एक याद दिला दें आप लोग को। देखिए,
जैसे कि हम लोग का ये नेत्र गोलक है, और जब कोई व्यक्ति देखता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनती है? ये जिस जगह तंत्रिका तंत्र होती है, याद आया होगा, आप मानव नेत्र को देखे होंगे तो देखिएगा यहाँ पर दृष्टि पटल है। क्या है यहाँ पर? दृष्टि पटल है, जो कि हम लोग इस जगह जानते हैं, ये दृष्टि पटल है इस जगह। तो आने वाली प्रकाश इसी पर ना प्रतिबिंब बनेगी। चलिए सर, अगर हम लोग आगे की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये बात भी आप लोग आराम से समझ पा रहे होंगे। ये क्वेश्चन जो है देखिए क्या कहा, क्वेश्चन में जो कहा है, कहता है सामान्य दृष्टि के वयस्क की सुस्पष्ट दर्शन जो कि अल्पतम दूरी होती है, जो लगभग, यहाँ देखिए आंसर मीटर में यहाँ हम देने का प्रयास किए थे, मीटर है, सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर ही है फिर, और यहाँ एक। तो देखने के लिए सुस्पष्ट आपको कितना बताए थे? आपको याद दिला देते हैं, 25 सेंटीमीटर। कितना था? 25 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। मतलब अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कौन करती है? तो परिवर्तन देखिए क्या है, परिवर्तन के क्रम में बताया जाता है कि क्या वह पुतली है, क्या दृष्टिपटल है, पक्षावी पेशियाँ हैं या परितलिका है। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि पक्षामी पेशी ही क्या करती हैं? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर देती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर। अब आता है क्वेश्चन थोड़ा सा मज़ेदार। देखिए किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए डॉक्टर क्या कर रही है? -5.5 डायोप्टर क्षमता वाली लेंस की आवश्यकता है। उनके निकट की दृष्टि को संशोधित करने के लिए उसे +1.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है, और संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? चलिए बहुत सुंदर क्वेश्चन, बहुत अच्छा हमें समझा रहा है, कह रहा है। देखिए दूर के लिए और निकट के लिए, मतलब हमको दोनों प्रकार से पूछ लिया, दूर वाला भी और निकट वाला भी। तो आप सीधी सी बात में कहेंगे उस व्यक्तियों का जो है आप लोग इसका सॉल्यूशन कर पाइएगा। कैसे सर? तो हमको क्या कह रहा है, ये कह क्या रहा है? फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी बराबर आप लोग को बताए थे कि क्षमता से, मतलब P द्वारा 1/f के द्वारा सॉल्यूशन कर देते हैं। जहाँ के हमको क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपको, P दिया हुआ है। ओके, तो जब P दिया है आप यहाँ P का वैल्यू बैठा दीजिएगा जो भी दिया है। उसके बाद देखिए आपको क्या निकालना होगा, तब फोकस निकाल लेना है। काहे? आपको यहाँ देखिए, यहाँ बैठा दीजिएगा तो हमको क्या कहें, हम लोग क्या कहेंगे कि F बराबर तब क्या होगा? 1/1/P कहेंगे, 1/P कहेंगे। आप इस पर बैठा दीजिएगा तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगी। चलिए बहुत सुंदर। अब हम लोग आगे की ओर और अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है और क्वेश्चन क्या करिए, तो आप इनकी क्षमताओं के द्वारा सॉल्यूशन कर दीजिएगा। चलते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी आपका नॉमरिकल है, ये भी आपकी नॉमरिकल है, आप इसको भी सरल कर लीजिए। देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि आपसे कि किसी निकट दृष्टि दोष में पीड़ा व्यक्तियों के लिए 80 सेंटीमीटर की दूरी पर उस, तो देखिए नेत्र दूरी, तो ये फोकस है आपका, तो आप इससे भी P बराबर 1/f करके सॉल्यूशन कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है
इस क्वेश्चनों में कह रहा है कि चित्रानुसार चित्र बनाकर दर्शाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित किया जाता है। और एक दीर्घ दृष्टि दोष युक्त के नेत्र की फोकस की निकटतम बिंदु 1 मीटर है, तो इस फोकस को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की क्षमता क्या होगी, और यह मान लीजिए कि समान नेत्र निकट की इतना है। चलिए सर, तो ये हमको क्या है, सुस्पष्ट देखने के लिए यू का व्यवहार करेंगे। और ये क्या है, अभी उस व्यक्ति को क्या दिख रहा है, ये भी मतलब प्रतिबिंब यहाँ दिखाई दे रहा है। तो इन सारी चीज़ों से हमको क्या प्राप्त हो पाएगा, क्या हो पाएगा, एफ निकाल लेना है। यू और भी दिया हुआ है, यू दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, तो हमको एफ निकालना है। तो 1/f = 1/v - 1/u। इन सूत्रों पर बैठा करके आप इसको सरल कर लीजिएगा, ठीक है। अब संशोधित की बात रही, तो आप जब इतने फोकस वाली लेंस का प्रयोग कीजिएगा, वो कौन सी, देखिए दीर्घ दृष्टि दोष, तो ये दीर्घ मतलब क्या हुआ, दूर दृष्टि दोष, तो दूर वाले के लिए उत्तल का प्रयोग कीजिएगा। किसका प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं कि क्या है, कह रहा है कि क्वेश्चनों में देखिए कितना सुंदर बात है कि क्वेश्चन देखिए क्या है, सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर के निकट रखी हुई वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख सकते हैं। सामान्य नेत्र के निकट रखी हुई वस्तु को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते हैं, ये हमसे पूछ ही रहा है, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या बताएंगे। तो देखिए हमने इसको लिखा है इसके बारे में कि मानव की जो सुस्पष्टता को देखने के लिए, मनुष्य को सही सही देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी हुई वस्तुओं को अगर टकराता है प्रतिबिंब, तो प्रकाश की किरण दृष्टिपटल पर सुस्पष्ट जो है दिखाई नहीं देने लगता है, क्योंकि मानव के नेत्र की जो क्षमताएं हैं वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है, और बढ़ाई नहीं जा सकती, और इनको बढ़ाया नहीं जा सकता, इसलिए ऐसा होता है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चनों में जो है क्या कह रहा है, कहता है कि जब हम नेत्र से किसी वस्तु को दूरी को बढ़ा देते हैं, तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा। अच्छा, ये हमको क्या कह रहा है कि फोकस दूरी बढ़ा देने पर उसकी नेत्र दूरी क्या हो जाएगी, नेत्र की प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, यही है ना। तो चलिए, तो देखिए हम लोग क्या कहेंगे इसको, सीधी सी बात है कि प्रतिबिंब दूरी जो है वह सदैव, प्रतिबिंब की दूरी सदैव एक ही जैसी रहेगी। इसका कारण यह है कि वस्तु की जो दूरी है वह मानव के नेत्र के लेंस की फोकस दूरी इस प्रकार समायोजित हो जाती है, जिससे कि प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बन जाती है। इसी के कारण उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन, देखिए क्या कहा जो इसमें कि बताइए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या है, ये हमको क्वेश्चन पूछा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, रियलिटी हम बताते हैं कि पृथ्वी के जो वायुमंडल का अपवर्तनांक एक क्या होता है, नियंत्रण परिवर्तन होते रहता है। आँख में प्रवेश करने वाली तारों में का जो प्रकाश का नियंत्रण क्या होती है, अपवर्तन के कारण वो नियमित रह जाता है, और यह झिलमिलाहट होने लगती है, और तारों का टिमटिमाता हुआ क्या हो जाता है, प्रतीत हो जाता है। एक दिन आपको बताए थे हम कि देखिए जैसे कि ये वायुमंडल है, ठीक है, इसमें बहुत सारी परत है। कौन सी का परत है भाई, हवाओं का, और यहाँ पर कोई सूर्य है। देखिए
सूर्य है। तो यहाँ से किरण यहाँ तक अस्थायी रहने वाले व्यक्तियों तक किरण आएगी, तो कई माध्यमों से होकर क्या हो रही है, टकरा टकरा कर आ रही है। जब कई माध्यमों से टकरा टकरा कर आ रही है तो आप लोग क्या देख पा रहे होंगे कि जब माध्यमों से टकराएगी तो उसकी प्रकाश की चाल में क्या होगा, कुछ तो बदलाव होगा। तो वही बदलाव के कारण ही यहाँ पर व्यक्ति रहने वाले क्या हो जाते हैं, उसको कुछ दिखाई टिमटिमाता हुआ प्रतीत हो जाता है। ओके, तो चलते हैं। अब आता है क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आता है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन का आंसर जो हम दिए हैं, ग्रहों से पृथ्वी की दूरी काफी कम है। ग्रहों से पृथ्वी की जो दूरी है वो काफी कम है। ग्रह प्रकाश के भंडार होता है, जो कि प्रकाश की किरण ग्रह से होती है। जो प्रकाश की किरण ग्रह से आती है उन्हें अपवर्तन नहीं होता है। निकटता वो प्रकाश का भंडार होने के कारण साथ साथ वह स्थिर में परिवर्तन भी नहीं हो पाता है, इसलिए वे टिमटिमाते हुए प्रतीत हम लोग को नहीं दे पाती है। समझ में आ गया। चलिए अब हम आपको अगला क्वेश्चन की ओर। सूर्योदय के समय सूर्य खून की तरह क्यों दिखाई देता है, मतलब रक्ताभ क्यों दिखता है, हमको ये मतलब पूछा गया है। तो हम कहेंगे इसको कि जिस समय सूर्योदय होती है ना, उस समय सूर्य क्षैतिज पर होता है। क्या कहा, जिस समय सूर्य उदय होता है, देखिए जिस समय सूर्य उदय होता है तो वह उस समय कहाँ रहती है, सूर्य क्षैतिज मतलब जमीन के सतह पर रहती है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। अब देखिए उसके बाद इस क्षैतिज में सूर्य की किरण, इस क्षैतिज में सूर्य की जो किरण है पहले पृथ्वी के वायुमंडल पर मोटी परतों पर पड़ती है। उसके पश्चात हमारी आंख तक कम तरंग दैर्ध्य से प्रकाश की जो अधिकतम भाग का वायुमंडल के कणों के द्वारा परिकीर्णन हो जाता है। इस प्रकार केवल लंबी प्रकाश किरणें जो कि लाल हमारी आंख में प्रवेश कर पाती है, जिनके कारण हमें सूर्य की जो दिखाई देती है वो कैसा दिखाई देने लगता है, रक्ताभ मतलब लाल की तरह हमें दिखाई पड़ती होने लगती है। इसी के कारण ऐसा सारा घटना होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि किसी अंतरिक्ष यात्री को, वाह क्या बात है, क्वेश्चन देखिए क्या है, जब व्यक्ति अंतरिक्ष जाता है तो उस तरह व्यक्तियों को आकाश कैसा दिखाई देने लगता है, काला। कैसा दिखाई देने लगता है, काला दिखाई देने लगता है। तो इसका क्या कारण है कि वह काला ही दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं अंतरिक्ष यात्री को किस प्रकार से काला दिखाई देने लगता है। देखिए इसमें लिखे हैं हम कि अंतरिक्ष पर वायुमंडल न होने के कारण वहाँ प्रकाश का परिकीर्णन नहीं हो पाती है, क्योंकि वायु के महीन कण ही प्रकाश के परिकीर्णन करता है। और यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देने लगता है, काला दिखाई देने लगता है। कैसा दिखाई देने लगता है, काला दिखाई देने लगता है। ओके, तो चलते हैं आगे।
ये जो क्वेश्चन है आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन आप लोग अपने पिक्चर, या तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको पिक्चर दे देंगे, नीचे आपको हम इस पिक्चर को दे देंगे, आप लोग सही तरह से मानव नेत्र का पिक्चर को देख पाइएगा। हम इसका नामांकन चित्र तो यहाँ से नहीं बता सकेंगे, इसलिए आप लोग अपने कॉपी में सही से और सही तरीके से आप लोग देख ही लीजिएगा। इनके सही नामांकन चित्रों को आप लोग सही तरह से देख पाइएगा। तो चलते हैं हम लोग अगले वाले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र क्या है, इसकी कार्यविधि एवं विभिन्न प्रकार के अंगों का वर्णन करना है। मतलब एक एक करके आपको सारा बात बताना है। चलते हैं अगला क्वेश्चनों का जो है, हम लोग को सामने जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या है। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञानेंद्रियां है, सेंस ऑफ ऑर्गन्स के नाम से जानने वाला। यह एक कैमरा की भांति कार्य करती है। हम इस अद्भुत संसार को, रंग बिरंग चीज़ों को विभिन्न प्रकार के जो देख पाते हैं, वो एक क्रिस्टलीय लेंस होता है जो कि प्रकाश सुग्राही पर्दों पर, जो कि रेटिना या दृष्टि पटल होती है, इस पर प्रतिबिंब बनता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर के नेत्र में क्या हो जाती है, प्रवेश करता है, और इस लेंस को कॉर्निया कहते हैं, जो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना मतलब बनाया हुआ एक चित्र होती है, वो जिनके कारण कॉर्निया के पीछे एक संचलना होती है, मतलब प्रवेश करती है, ठीक है, जिनके कारण वह परितलिका कहलाती है। यह पुतली के साइज को क्या करने लगती है, नियंत्रित करने लगती है। जब पुतली नेत्र में प्रवेश कर जाती है तो प्रकाश की नियंत्रण करने के इस लेंस के जो नज़दीक सभी प्रकाश की वस्तुओं का समायोजन कर वह क्या कर देती है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना देती है। चलिए, ये हमारी आँख की कार्यप्रणाली थी। अब क्वेश्चन आता है, अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए क्या है। नेत्र की संवेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं? देखिए, ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है, थोड़ा गौर से सुनिएगा। नेत्र लेंस का वह क्षमता जिसके कारण अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेती है, संवेदन क्षमता कहलाती है। और ऐसी नेत्र की वक्रता तिर्य्या होने पर इसकी फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। नेत्र की वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी घट जाती है, और नेत्र की जब वक्रता तिर्य्या घटती है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। ऐसा हम लोग जानते हैं। चलिए देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है। न्यूनतम मतलब एक छोटी से छोटी दूरी क्या है, तो वह छोटी से छोटी जो दूरी है वो मात्र 25 सेंटीमीटर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि मोतियाबिंद क्या है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को कभी कभी व्यक्ति को, कुछ व्यक्तियों के क्रिस्टलीय लेंस एक 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 कर एक धुंधली सी परत चढ़ जाती है, जिसे नेत्र की दुधिया या धुंधली हो जाता है, और इसी स्थिति में मोतियाबिंद या इसे क्या कहा जाता है, शिल्प चिकित्सक के द्वारा किया जाता है। चिकित्सक के द्वारा इनका उपाय किया जाता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के। दृष्टि दोष, दृष्टि का अर्थ होता है देखना, और देखने में कौन सी बीमारी है। दोष का अर्थ होता है यहाँ है कारक,
कारण क्या है, कौन कौन से कारण होते हैं, आँख में बीमारी क्या क्या हो सकती है। तो देखिए क्या है और क्या क्या हो सकती है, इनके बारे में बात करते हैं। दृष्टि दोष। कभी कभी हमारे नेत्र धीरे धीरे पतली समंजन क्षमता खो देती है और ऐसी स्थिति में व्यक्तियों को वस्तु आराम से और सुस्पष्ट दिखाई नहीं देने लगता है। नेत्र में वो परिवर्तन दोष के कारण वो जो दृष्टि धुंधली सी हो जाती थी, इसको दूर करने के लिए जो, और इसमें मनुष्य में जो दोषें हैं वह विभिन्न प्रकार की है, देखते हैं। तो हम सीधी सी बात कहेंगे कि नेत्र दोष जो है, नेत्र दोष जो है, ये दृष्टि दोष है, वह मुख्यतः हम लोग का यहाँ 3 ही है। ठीक है, तो 3 का ही बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, एक निकट दृष्टि दोष जिसको हम क्या कहते हैं, मायोपिया। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपर मायोपिया। जरा दृष्टि दोष जिसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। चलिए, ये 3 दोषों के बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या है, इसमें कहता है निकट दृष्टि दोष जिसको मायोपिया कहते हैं, ये किस प्रकार का दोष है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष में जो व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखता है परंतु दूर की वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है, ऐसे ही व्यक्ति को हम दूरदृष्टि दोष, या हम कह दें अनंत पर न होकर के वह नेत्र लेंस के पास आ जाता है, जिनके कारण क्या होती है, प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर न पड़ करके दृष्टिपटल के सामने बनने लगता है। और इसी दोष के कारण उपयुक्त क्षमता वाली एक अपसारी लेंस, जिसको कि हम अवतल के लेंस के नाम से जानते हैं, इसका उपयोग किया जाता है, जिसको हम संशोधित करके उस व्यक्तियों को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, इसे कैसे दूर करना है, ये हम लोग को क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन है, इसको हम कैसे करें दूर। चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें हम लोग देख पाते हैं कि दीर्घ दृष्टि दोष के बारे में, फिर इसमें भी उसी तरह का होगा, थोड़ा सा अलग होगा कि दीर्घ दृष्टि दोष में कोई व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट देख पाती होगी परंतु निकट की जो वस्तु है वो स्पष्ट नहीं देख पाती होगी। और ऐसी व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से क्या हो जाती है, सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर से क्या होने लगती है, 25 सेंटीमीटर न होकर के दूर हट जाता है, जिनमें प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर न बनकर वह दृष्टिपटल के पीछे बनने लगता है। और ऐसे ही स्थिति में व्यक्तियों को स्पष्ट देखने के लिए पठन सामग्री को 25 सेंटीमीटर के आसपास या काफ़ी अधिक दूर पर रखा जाना चाहिए, जिनके कारण इस दोष को उपयुक्त क्षमता वाले अभिसारी, जिसको हम उत्तल लेंस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि दीर्घ दृष्टि दोष जिसको कि हम लोग हाइपरमायोपिया के नाम से जानते हैं, यह उत्पन्न होने का क्या कारण है, ये कैसे उत्पन्न होता है, यह किस व्यक्ति को उत्पन्न होता है, यह कब होती है उत्पन्न। तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, यह दीर्घ दृष्टि दोष के उत्पन्न होने के कारण निम्न है। सबसे पहला कारण है कि अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी का अत्यधिक बढ़ जाना। दूसरा है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ये 2 कारण के कारण हमारे व्यक्तियों के आँखों में क्या होने लगती है, हमारे व्यक्तियों के आँखों में इस तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना।
जो हम लोग को अच्छा ये क्वेश्चन नहीं था, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के कारण। तो अब निकट दृष्टि दोष होने का क्या कारण है, ये बीमारी कब होता है? तो हम कहेंगे जब अभिनेत्र लेंस की क्षमता अत्यधिक हो जाए या नेत्र गोलक का क्या हो जाना, लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का क्या हो जाना, लंबा हो जाने के कारण ऐसा भी होता है। चलिए, जरा दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे दूर करने के लिए कैसे दूर किया जा सकता है? अब देखिए, जरा दूरदृष्टि दोष, तो जरा जरा कहने का मतलब है कि जरा सा ये और जरा सा वो, कौन समझ रहे होंगे, दूरदृष्टि और निकट दृष्टि। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजस क्षमता घट जाती है। जब अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु पर दूर हट जाती है और इस दोष में जरा दृष्टि दोष और इसके पास की वस्तु आराम से देखने में कठिनाई पड़ जाती है और इस दोष को पक्षामी पेशियों के द्वारा धीरे धीरे दुबले हो जाने के कारण ये क्रिस्टल लेंस की जो लचीलापन है वह कभी क्या होता है, कभी इसी के कारण उत्पन्न होती है, जिसको कि द्विफोक्सीय लेंस के उपयोग से इनका आँख का क्या हो जाता है, निवारण, मतलब ठीक हो पाता है। दोनों लेंस के लिए, मतलब उसके आँख में दो लेंस का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे इसके आँख है तो यहाँ आप लोग देखे होंगे कि एक बार यहाँ लेंस होता है और एगो यहाँ पर होता है, जो देखे होंगे कि इसी प्रकार का चश्मा में आपको नज़र देता होगा या नज़र आता होगा कि होता क्या है कि ऊपर और नीचे दोनों लेंस लगा देने के बाद उनका चश्मा जो है बन जाता है। देखिए, चलते हैं तब हम लोग आगे की ओर। ऐसा सारी चीज़ें होता है। अब क्वेश्चन क्या है कि द्विफोकसीय लेंस का उपयोग नेत्र के किस दोष के लिए उपयोग किया जाता है? अभी द्विफोकसीय के बारे में ही पढ़े हैं, ये हमसे पूछा है कि ये बताइए कि द्विफोकसीय लेंस का प्रयोग कहाँ पर और कौन करता है? तो हम सीधी सी बात में एक ही बात में कहेंगे, द्विफोकसीय लेंस जो होता है ना, वह उसमें उत्तल और अवतल दोनों होते हैं। जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है या तो फिर ऐसा व्यक्ति जब उनको दोनों बीमारी हो जाता है, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष अगर हो जाता है, तब वो क्या कर देती है, ऐसे सारे लेंसों का प्रयोग करके वह किसी वस्तु को देख सकता है। चलिए, अब आता है पक्षामी पेशी का मुख्य कार्य क्या है। अब देखिए, पक्षामी पेशी क्या होता है सर, पक्षामी पेशी का क्या कार्य भी है। ये पेशियां अभिनेत्र लेंस की वक्रता और उनके संबंध से फोकस दूरियों को परिवर्तित करती है और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में समायोजित भी करके नेत्र की सहायता करती है। चलिए, वाह। अब आता है निकट बिंदु क्या है, क्वेश्चन है ये, निकट बिंदु क्या है? तो हम कहेंगे वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी वस्तु को बिना किसी प्रयास से आसानी से देखा जा सके, वही आपका क्या है, निकट बिंदु। चलिए, निकट बिंदु तो हो गया। अब आपका बारी आता है दूर बिंदु क्या है, यह दूर बिंदु क्या होता है। इन तरह के क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग देखिए पा रहे हैं कि क्वेश्चन में एकदम क्या है, कितना सटीक, दूर बिंदु। उसी तरह यहाँ देखिए निकट बिंदु, तो दूर बिंदु क्या है, तो देखिए थोड़ा सा क्या कहता है दूर बिंदु में। तो दूर बिंदु में कहता है, दूर बिंदु में कहता है कि एक सामान्य नेत्र को देखने के लिए अधिकतम दूरबीन जहाँ पर स्थित वस्तु को देखा जा सके, दूर बिंदु कहलाता है। वह बिंदु अनंत पर स्थित होता है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पुतली से नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश को पुतली कैसे नियंत्रित करती है? मतलब नेत्र में पुतली कैसे कार्य करती है? तो देखिए क्या है,
कहता है कि जब मंद प्रकाश पुतली में पड़ती है तो तेजी से प्रकाश में पुतली छोटी हो जाती है और मंद में प्रकाश की पुतली बड़ी हो जाती है। मतलब जब प्रकाश धीमा होती है, कम प्रकाश तीव्र, मतलब प्रकाश की जो ब्राइटनेस है जिसको कहते हैं, अगर अधिक हो जाए तो हमारी आँख क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है। और जब अधिक प्रकाश पड़ती है, नहीं, मंद होती है तो पुतली फैलती है, और जब अधिक प्रकाश होती है तो हमारी पुतली सिकुड़ जाती है और छोटी हो जाती है। अब देखिए भाई, छोटा छोटा क्वेश्चन है। कहता है कि परितरिका का क्या कार्य है। कहेंगे यह पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। दूसरा क्या है, प्रकाश का विक्षेपण क्या है। प्रकाश का विक्षेपण के बारे में अगर बात किया जाए, प्रकाश का अवयवी वर्णों से विभाजित को जब प्रकाश का विक्षेपण कहलाती है। प्रकाश के अवयवी वर्णों से विभाजित को ही प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। अब आता है प्रिज्म कोण क्या है। तो प्रिज्म का बात कहा जाए तो आप लोगों को याद होगा, प्रिज्म जो बना होता था, ये देखिए, तो देखिए प्रिज्म में आप लोग देखे होंगे कि दो गो क्या होता है, दो गो सतह होते हैं। कौन सी दो गो सतह होती है, त्रिभुजाकार सतह होती है। दो त्रिभुजाकार सतह होती है जो कि हम लोग देख पा रहे हैं, दोनों तरफ समबाहु त्रिभुज के बने हुए होते हैं। तो दो गो समबाहु त्रिभुज बने होते हैं और प्रिज्म का ये कोण कहलाती है। प्रिज्म की ये कोण कहलाती है। देखिएगा, तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि दो गो त्रिभुज है और एक उधर से दो और एक नीचे, तीन गो क्या होते हैं, आयत होते हैं। तो दो उधर और तीन इधर, तो 5 सतह होते हैं प्रिज्म में। चलिए, प्रिज्म के दो पास फलकों के बीच के प्रिज्म कोण कहलाती है। जैसे आपको हम अभी बताएं, ये होता था। अब बात आता है, क्वेश्चन देखिए क्या है कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। देखिए, इंद्रधनुष कैसे बनता है भाई। इंद्रधनुष के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो आप इंद्रधनुष के बारे में, जो कि बरसात के समय में, बरसात के पश्चात, बरसात होने के बाद आप सूर्य के विपरीत दिशा में देख पाते होंगे कि क्या बनती है, इंद्रधनुष बनता है। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो इनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, देखिए क्या है कि वायुमंडल में विद्यमान जल की बूंद द्वारा सूक्ष्म प्रकाश के जो अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। कहता है कि जैसे कि ये हमारा वायुमंडल है, ये पूरा आवरण है, इसी में वायु के जो छोटे छोटे कण होते हैं, मतलब जल के कुछ कणें होती है। जब इस कण पर क्या होती है, प्रकाश पड़ती है, क्या होती है, प्रकाश जब पड़ती है, इस पर जब श्वेत प्रकाश पड़ा, तो ये श्वेत प्रकाश पड़ने के बाद क्या हो जाती है, श्वेत प्रकाश जैसे पड़ने के बाद यह पुनः अपने रंगों में विभक्त होने लगती है। रंगों में विभक्त होने लगती है, विभिन्न प्रकार के कलर द्वारा ये निकलने लगते हैं, जो कि आपको कलर जान ही रहे हैं कि कलर कौन कौन से हैं। बैजानी, पीनेला, ये जो आपको कलर पता है, ये कलर क्या होती है, वो हमको इंद्रधनुष के तरह कलर आपको सातों रंगों में विभक्त होता हुआ दिखाई दे देता है। तो चलते हैं हम लोग आगे प्रश्न की ओर। ऐसे ही प्रिज्म बनती है, इंद्रधनुष का बनता है। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ है कि सूर्य के प्रकाश के वर्ण के क्रम में जिस क्रम में दिखाई देती है उस क्रम का नाम लिखना है। तो बै, जा, नी, हा, पी, ना, ला, ये आपको अभी बताए थे। जस्ट वही क्वेश्चन है जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। देखिए, एक हुआ,
इस पे जो किरण पड़ती है वही आपका क्रम है, 2 3 4 5 6 7। ये सातों किरण का जो आपका नाम है वो आप लोग देख पाते हैं। इसका कलर अलग है, इसका कलर का नाम अलग है, इस कलर का नाम अलग है, इस कलर का नाम अलग है, इसका कलर का नाम अलग है। तो ये बहुत सारे कलर हैं जो उसका हम नाम एक एक करके आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। ओके, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो सभी कलर का नाम मैंने लिखा हुआ, बैगनी है, जामुनी है, नीला है, हरा है, पीला है, नारंगी और लाल है। इसको क्या कहा जाता है? बैजानी पी नाला। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको याद रखने के लिए? बैजानी पी नाला। आराम से याद रखिएगा, इसका फर्स्ट लेटर यूज कीजिएगा। तो यहाँ क्या होगा? बै, इसका जा, इसका नी, इसका हा, इसका पी, इसका ना, इसका इसका क्या कर लीजिएगा? ला। ठीक है, बैजा नीहा पी नाला, इनका प्रयोग करते हैं। चलिए अब देखिए क्या है दृष्टि निर्बंध क्या है? दृष्टि निर्बंध क्या है, मतलब इसका कहने का क्या मतलब है, ये क्या कर? तो देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु को हट जाने के कितना समय लगता है? 1/10 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का भी 10वां भाग लगता है। कितना भाग लगता है? 10वां भाग। समझ में आया? एक 1 सेकेंड का भी क्या लग जाता है? 10वां भाग। 1/10वां भाग लग जाता है पिक्चर को अपने मस्तक से हटने में। चलिए यही था मेरा दृष्टि निर्बंधता, मतलब निर्बंध, मतलब कितना समय तक ये रख सकती है। दो आँखों की क्या उपयोगिता है, मतलब हमारी दोनों आँख की क्या ज़रूरत था, ये हमको पूछा जा रहा है। तो हम बताएंगे इसको बहुत फ्रेश से कि दोनों आँख हम लोग को क्यों ज़रूरी है। देखिए दो आँखों की जो उपयोगिता है वह निम्न है, मतलब हम लोग विभिन्न प्रकार की इन सारी चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो वस्तु की दूरी को ठीक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक आँख से अगर देखते हैं आप तो आपको क्या पता चलता है? पता यह चलता है कि हमको पता ही नहीं चलता है कि यह वस्तु कितनी दूरी में है, रियलिटी हमको पता नहीं चल पाता है। और जब हम दोनों आँख से देखते हैं तो हमें साक्षात मिल पाता है कि यहाँ से आँख के द्वारा हम कुछ मेजर कर पाते हैं, पता चलता है कि यहाँ से कुछ दूरी पे है, जैसे कि कह देते हैं कि 5 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है, 100 मीटर है, कुछ अंदाज़ा हम लोग लगा करके कह देते हैं। ओके, लेकिन हम एग्जैक्टली जब बात कहें कि हमारी एक आँख के द्वारा ऐसा हम लोग को अनुभव या फील नहीं हो पाता है। और देखिए दूसरा क्या है? दूसरा है कि दोनों आँखों को एक दूसरे को सेकेंड एक एक भाग के लिए आराम देता है, मतलब दोनों आँख एक दूसरे को सेकेंड के एक भाग के लिए आराम देता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग का जो आँख है वह हम लोग को एक बार में क्या करती है, पलक को जब झपकते हैं तो कुछ क्षण के लिए हमारी आँख को रिलैक्स प्रदान करती है, जो कि हम लोग जाने रहे थे, जो कि यहाँ आप ऊपर में पढ़े थे ना कि कितने समय के लिए, तो आप 1/10 देखे थे ना, तो ये इसी कारणों के कारण हम लोग का इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आता है हम लोग को, क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन है कि सूर्योदय होने से पहले एवं सूर्यास्त होने के बाद भी हमें ऐसा क्यों दिखाई देने लगता है? पहले मतलब सूर्योदय होने से पहले एवं सूर्यास्त होने के बाद भी हमें सूर्य क्यों दिखाई देने लगते, मतलब उसका कलर नहीं दिखते हैं कि हम लोग जब शाम के टाइम में क्या होती है, जब सूर्य लगता है कि आधा डूब गया है, तब भी मतलब हमको ऐसा प्रतीत होने लगती है ऊपर नीचे, या तो कुछ ऐसा होता है जैसे कि आप लोग भी देखते होंगे कि ऐसा सब प्रतीत हम लोग को होता है कि सूर्योदय जब होने लगा या डूब गया तो हमको ऐसा लगता है कि इधर से मतलब छोटा छोटा, या तो फिर हमको ऐसा लगता है कि खाली अब डूब गया है, तब भी हमको ऐसा प्रतीत होता है कि ये ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। चलिए तो ये इसका रीज़न को हम लोग जानते हैं। ये ऐसा होता है कि पृथ्वी जो ऊपरी वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो वायु क्या होती है? हल्की होती, वायु हल्की होती है, और सूर्योदय होने के पहले और सूर्यास्त होने के बाद सूर्य से हमें चलने वाली किरणें
वो अंतरिक्ष परावर्तन को होकर हमारी आँख तक क्या होती है, पहुँच जाती है, जिनके कारण क्या होती है, पहुँचने के कारण ही इन किरणों को सीधा देखती है, जो कि हमें सूर्य के आभासी प्रतिबिंब क्षैतिज से ऊपर दिखाई देने लगता है, जिनके कारण ऐसा सारा हम लोग को घटना होता दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बाबू क्या है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कहता है क्या कारण है कि सूर्योदय से पहले ही और सूर्योदय के बाद हमें ऐसा होता है। तो देखिए इसे कब तक होता है और कितने मिनट के लिए होता है वो सब बताते हैं। वायुमंडलीय जो है अपवर्तन के कारण सूर्योदय से पहले ही हमें और सूर्योदय के बाद पश्चात इसे दरअसल सूर्य को आभासी प्रतिबिंब दिखाई देती है, और इसका कारण होता है ये सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक ही ऐसा दिखाई हमको दे सकता है। ओके, सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्योदय के 2 मिनट बाद तक ऐसा हमको दिखाई देता है। और किस कारण होता है हम आपको यहाँ ऊपर में वाले क्वेश्चनों में बता दिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यह है कि क्या कारण, ये तो हो गया था ना। चलिए ये क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, आकाश का रंग नीला क्यों है। तो आकाश का रंग नीला प्रकाश के परिकिरण के कारण है। मतलब प्रकाश क्या करती है, आकाश सारे रंगों को अवशोषित कर लेती है और नीला को ज़्यादा परावर्तित करने के कारण, परिकिरण के कारण ही यह हमारी आकाश क्या हो पाती है, नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, नीला हमें दिखाई देने लगता है। ओके, यही रीज़न है कि हमको पूरा आकाश नीला प्रतीत होता है। चलिए अब हम लोग अगर आगे की ओर तरफ चलें तो इसमें देखेंगे कि क्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, हम लोग को क्वेश्चन दे रहा है कि रेटिना पर बनने वाली प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है। अगर हमारी रेटिना पर प्रतिबिंब बनती है तो कैसे बनता है और कैसा बनता है, मतलब कैसा बनता है उसकी हमको बताना है प्रकृति। तो देखिए इसमें रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो वास्तविक और उल्टा बनाती है। क्या बनती है, हमारे जो रेटिना पर बनती है वो हम क्या होती है, वास्तविक बनाती है और उल्टा बनाता है, वास्तविक और उल्टा बनाता है। और ये तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो अंदर जा कर के तंत्रिका तंत्र के द्वारा मस्तक में जा कर के उस सब पुनः जो वापस करती है लेंस के द्वारा, जो हम किसी वस्तु को देख कर पाते हैं या ऑब्जर्व कर पाते हैं, तब हमारी तंत्रिका तंत्र उसको उल्टा मतलब सीधा कर देती है और हम उसे अच्छी तरह से देख पाते हैं। चलिए सर, तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन, जो कि एकदम बहुत बारीकी तरह से आप लोग देख पाए होंगे और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग इन वीडियो के माध्यमों से सारे इस मानव नेत्र का, जो कि मानव नेत्र तथा रंगीन संचारों को बहुत बारीकी तरह से आपको हम समझा पाएँ। इन चैप्टरों में जितने भी महत्वपूर्ण और जितने एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछा जाता है, मैं सारे प्रश्नों को बहुत ज़्यादा और अच्छे तरीके से आपको समझाने का हमने प्रयास किया। तो चलते हैं बच्चों, अगले दिन हम लोग चलेंगे, अगले साइंस के चैप्टरों में हम लोग विद्युत धारा के बारे में जानेंगे। और विद्युत धारा के जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग अगर अच्छे तरह से पढ़ते रहेंगे तो हम आपको पूरे साइंस की जो जितने भी सिलेबस था हम आपको एक एक करके प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज के लिए हम लोग का वीडियो यहीं पर रहा। तब तक मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और उन छात्र छात्राओं तक पहुंचाएं जो कि अभी तक भी अच्छी तरह से आपकी साइंस नहीं समझ पाई है। तो वह आपको ज़रूर समझे और जाने और पढ़ने में उत्सुकता को बरकरार बनाए रहे। धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।